Good morning to everyone. Welcome to Learners Academy. Is my voice clear to each one of you? Good morning, sir. Yes. Good morning, sir. Good morning, sir. So after completing chapter number 3 successfully, chapter number 3 काफी ठीक रहा, आप लोगों का रेस्पॉन्स भी ठीक रहा एंड थोड़ा सा चैप्टर था भी इजी, ठीक है, तो उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। आपका परफॉर्मेंस भी ठीक है, हालांकि सारे बच्चों ने अभी तक मुझे मार्क्स बताए नहीं एक दूसरे के, कुछ बच्चों के पता चले हैं, तो काफी ठीक थे वो मार्क्स। कुछ कुछ गलतियां हैं वो तो अब रहेंगी, धीरे धीरे सही होंगी, पर ओवरऑल जो पुराने चैप्टर्स के मुकाबले ये चैप्टर थोड़ा सा इजी था। इसको तो आप भी एक्सेप्ट करोगे, चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 के बाद उसी का एसोसिएटेड चैप्टर आता है अगला, चैप्टर नंबर 4, विच इज डिटर्मिनेंट्स। हमेशा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को साथ में ही लिया जाता है, एक ही टॉपिक होता है। कुछ टाइम तक ये टॉपिक ही एक हुआ करता था, ठीक है, फिर धीरे धीरे इसको क्या है, जब से ब्रॉड होने लगा कॉन्सेप्ट तो फिर 2 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया, बाकी एक देखा जाए तो एक ही कॉन्सेप्ट है ना। तो अब डिटर्मिनेंट क्या है, तो देखो कोई भी हमने मैट्रिक्स बनाई, जैसे मैंने बनाई 1 2 3, बिल्कुल देसी भाषा में इंट्रोडक्शन सुनो, फिर हम लिखेंगे वो सारी चीजें जो लिखनी होती है। 4 5 6 7 8 9, मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स बनाई 3x3 की, ठीक है। तो भाई मैंने कहा ए की वैल्यू क्या है, मैंने कनिष्का से पूछा, कनिष्का मुझे बताओ यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, तो कनिष्का ने कहा कि सर ए की वैल्यू है 3x3 की मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने कहा इतनी बड़ी रामायण नहीं चाहिए मुझे, तो सिंपली ए की वैल्यू बताओ, सिंगल वैल्यू बताओ। तो क्या कनिष्का बता पाई? नहीं बता पाई। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स से एसोसिएट करने वाला एक सिंगल नंबर, एक सिंगल नंबर, और वो सिंगल नंबर रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, याद रहे। अब देखो यहाँ पे इन चीजों को याद रखना, मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स तो हर हाल में रियल होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। ये हमने मैट्रिक्स के डेफिनेशन में पढ़ा था कि उसके जो एलिमेंट्स हैं या तो वो रियल नंबर्स होते हैं या रियल फंक्शंस होते हैं, पर वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। लेकिन जो इससे एसोसिएटेड जो नंबर मिलेगा, जिसको अपन कहेंगे ये नंबर होगा डिटर्मिनेंट, ये नंबर क्या होगा? डिटर्मिनेंट। तो हर एक मैट्रिक्स का जो अपन डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे वो रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, चाहे से अंदर वैल्यूज रियल हैं लेकिन उसका डिटर्मिनेंट कॉम्प्लेक्स आ सकता है, वो हम अभी जब सॉल्व करेंगे तब आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। तो डिटर्मिनेंट क्या है? बेसिकली डिटर्मिनेंट इज अ सिंगल नंबर विच कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स एंड विच इज एसोसिएटेड विथ अ मैट्रिक्स। भाई पूरे मैट्रिक्स की एक सिंगल वैल्यू चाहिए मुझे पूरी रामायण नहीं चाहिए कि 3x3 ऑर्डर है, उसके एलिमेंट्स ये हैं, उसके कॉलम्स ये हैं, उसकी रो 1 ये है, कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा मुझे एक सिंगल नंबर बताओ, वैल्यू ऑफ ए बताओ, तो जो आप डिटर्मिनेंट निकालोगे दैट विल बी कंसीडर्ड द वैल्यू ऑफ ए। लेकिन ये प्रोसेस निकालते टाइम मैथमेटिशियन ने ये चीज एनालाइज करी कि ऐसा केवल और केवल हम स्क्वायर मैट्रिक्स में ही कर सकते हैं, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए एक सिंगल नंबर एसोसिएट नहीं किया जा सकता, देयरफॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट नहीं निकाली जा सकती। केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स से ही एक सिंगल नंबर एसोसिएट किया जा सकता है, देयरफॉर केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। यहां तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछो, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कुछ इंक्वायरी रही हो, कुछ मन में क्वेरी आ रही हो तो पूछो, तो फिर अब अपन इसको कॉन्सेप्चुअली लिखना शुरू करते हैं। बोलो, बिकॉज किसी ने कहा है जितना फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आता है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में 70 to 75% कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, बाकी तो फिर केवल उसकी प्रॉपर्टीज और इधर उधर की बातें रहती हैं। सिंपल सी भाषा में समझ में आया डिटर्मिनेंट क्या है? बोलो प्रियांशी, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट? थोड़ा ही आया, हम्म, पूरा नहीं आया अभी, थोड़ा थोड़ा ही आया। थोड़ा थोड़ा ही है। तनीषा? यस सर, थोड़ा थोड़ा ही आया है। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? बोलो, आपके स्कूल की क्लास में कितने बच्चे हैं? सर 41।
41। अब 41 बच्चों मैं कहूंगा कि क्लास 12th रिप्रेजेंट कर रही है, मान लो किसी डिबेट कंपटीशन में रिप्रेजेंट कर रही है। तो सपोज करो अलग अलग स्कूल से बच्चे आए, बोला कि मॉडल स्कूल से क्लास 12th को बुलाया जाए, तो क्या 41 के 41 बच्चे जाएंगे क्या वहां पे? इतना ना तो स्पेस होता है ना अरेंजमेंट होता है। एक कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, उन सारे बच्चों का एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, जिसको अपन क्लास लीडर भी कहते हैं, क्लास मॉनिटर भी कहते हैं, अलग अलग नाम से, या रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि जाएगा उसका। समझ में आई बात? तो इन सारे नंबर्स का एक सिंगल नंबर जो इनका रिप्रेजेंटेटिव हो, इनको रिप्रेजेंट करता हो, वो इनका डिटर्मिनेंट है, वो उनका एक तरीके से क्लास मॉनिटर है। ये पूरी क्लास है इनका, वो मॉनिटर है। अब समझ में आया डिटर्मिनेंट क्या है? ये समझ में आया? अकेला सिंगल नंबर जो पूरी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करे। बोलो अब समझ आया? यस सर। ठीक है। अब वो नंबर कौन सा होता है, कैसे निकाला जाता है, इसी के बारे में पूरे चैप्टर में चर्चाएं चलेगी। और इंट्रोडक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम पहली चीज सीखेंगे हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट, हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट जो है बेटा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो हमारे कोर्स में 3 तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1/1, 2/2 एंड 3/3, दैट्स इट। इन 3 तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट सबसे पहले पता लगाना सीखेंगे, फाइंड आउट करना सीखेंगे। सेकंड चीज जो होगी इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। बस करीब करीब इन दोनों चैप्टर में ही ये इन दोनों कॉन्सेप्ट में ही ये चैप्टर पूरा सिमटा हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट की मदद से एक इंपॉर्टेंट चीज और है, डिटर्मिनेंट की मदद से इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अभी तक हमने इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे सीखा है पिछले चैप्टर में? बोलो किस तरह से फाइंड आउट करना सीखा है, तरीका टेक्निक क्या यूज करी वहां पे हमने? बोलो AB is equals to I is equals to B. ना, तरीका मेथड क्या था? एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ये तरीका था ना इनवर्स निकालने का, Yes, है ना? sir. लेकिन इस चैप्टर में भी अपन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे, और आपको मैं बताऊं बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से काफी आसान तरीका है वो, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन हमको करना ही नहीं होगा, डिटर्मिनेंट वाले तरीके से मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे, और दोनों से इनवर्स सेम ही आएगा। तो अगर आपको एग्जाम में सिंपली मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा है तो आप इस चैप्टर में भी सीखोगे, उस तरीके से भी निकाल सकते हो। लेकिन आपको स्पेशली कहा है कि डिटर्मिनेंट तरीके से निकालो या एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालो, फिर आपको वैसे ही निकालना है। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। आपने हेडिंग डाल ली सबने, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब समथिंग विच डिटरमाइंस, समथिंग विच डिटरमाइंस समथिंग, कोई ऐसी चीज जो किसी चीज को निर्धारित करे, विच डिटरमाइंस समथिंग, तभी इसका नाम डिटर्मिनेंट है। निर्धारक, निर्धारक बोल सकते हैं उसको, निर्धारित करने वाला। चलो ये तो केवल समझने वाली बातें हैं, मेन कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लो सब लोग, डिटर्मिनेंट। सबसे पहले तो आप लिखो एक सिंपल सी स्वीट सी डेफिनेशन, पढ़ो क्या लिखा है मैंने, और लिखना भी शुरू करो। द डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, द डिटर्मिनेंट इज ए नंबर। सबसे पहले तो ये एक नंबर है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हो ना सब, 11th क्लास में पढ़ के आए होंगे, इमेजिनरी आयोटा वाले, वो भी हो सकता है, यानी रूट के अंदर नेगेटिव वाला नंबर, वो भी हो सकता है ये। विच इज एसोसिएटेड, इसको एसोसिएट किया जाता है, रिलेट किया जाता है किससे? अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरह की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उससे इसको अटैच किया जाता है, और उसकी ऑर्डर n कुछ भी हो सकती है। हालांकि हमारे कोर्स में ऑर्डर 1 2 3 तक ही फाइंड आउट करना सीखा है, लेकिन देखा जाए तो डिटरमिनेंट तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकल सकता है, तो इसलिए ऑफ ऑर्डर n लगाया गया है यहाँ पे। आप नेक्स्ट फर्दर सीनियर क्लासेस में सीखेंगे कि 3 ऑर्डर से ज्यादा की डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। हाल फिलहाल 12th तक आप केवल ऑर्डर 3 तक ही सीखेंगे, है ना। टू एक्ट ऐसे, अब वो नंबर क्या काम करता है? वो एक्ट करता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स का एक प्रतिनिधि की तौर पे वो रिप्रेजेंट करता है, उसको हम कहते हैं डिटरमिनेंट। फॉर एग्जाम्पल इंडियन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, मान लो एक फोटो शूट करना है वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ, तो क्या सारी टीम थोड़ा जाएगी? उसमें तो 15 जने की टीम होती है, ग्राउंड स्टाफ होता है, बहुत सारे जने होते हैं, जाता कौन है? केवल MS धोनी यानी कैप्टन,
तो कैप्टन क्या है, उस पूरी टीम का एक तरीके से डिटर्मिनेंट है, ऐसे मान लो। तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक कैप्टन होता है मान लो, या एक ऐसा नंबर होता है, सिंगल नंबर होता है जो उससे एसोसिएट किया जाता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो अभी तो क्लियर हो गया होगा कि डिटर्मिनेंट है क्या, निकाला कैसे जाता है, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन है क्या वो तो क्लियर है सभी को। बोलो बच्चों। यस सर। देखो राजा को बहुत अच्छा समझ में आया ये। राजा क्लास मॉनिटर था क्या तू कभी, या अभी है क्या? नो सर। नहीं, क्लास मॉनिटर्स को ये डिटर्मिनेंट बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये भी एक तरीके का मॉनिटर है सबका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, पढ़ो। द डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसके डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, दो डंडे बीच में ए। अब देखो, दो डंडे के बीच में अगर कोई वैल्यू आए, जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक्स माइनस वाई, तो फिर इसका मतलब क्या पढ़ते थे अपन, इसको मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई, इसको अपन पढ़ते थे मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई। लेकिन अगर दो डंडों के बीच में एक मैट्रिक्स रखी गई है, ये एक मैट्रिक्स है, तो अपन इसको मॉडुलस नहीं पढ़ के क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ए। इसको अपन ऐसे रीड करेंगे, डिटर्मिनेंट ए। अगर अंदर वाली चीज एक मैट्रिक्स है और अंदर वाली चीज एक वैल्यू है, तो फिर अपन उसको मॉडुलस से रीड करते हैं। तो इसको डिनोट किया जाता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो उसके डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाएगा इस तरीके से, दो डंडे बीच में ए। या फिर दूसरा ऑप्शन है डीईटी ए, इस तरीके से भी लिखा जाता है, डीईटी, डीईटी मींस डिटर्मिनेंट ए। या फिर तीसरा तरीका है डेल्टा ए, इसको अपन रीड करते हैं डेल्टा से, डेल्टा ए से भी इसको रीड किया जा सकता है। तीन तरीके हैं, सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला तरीका है वो है ये वाला, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ये तरीका है जिससे अपन डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं। करिए नोट डाउन, और कोई डाउट हो तो पूछिए प्लीज यहां तक। होगा केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम चाह के भी कोई उसको सिंगल नंबर यानी उसका मॉनिटर बना ही नहीं पाएंगे हम। वहां पे क्या है, सब लड़ाकू लोग हैं, एक को बना देंगे तो सारे के सारे लड़ पड़ेंगे, इसलिए उसका बनता ही नहीं है, ऐसे मान लो। कुछ चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा प्लीज, है ना, क्योंकि ये काफी अलग प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ है, और अभी आपको अलग प्लेटफॉर्म पे शो हो रहा है ना, इसलिए क्या है, स्पेलिंग्स भी इधर उधर हो जाती हैं। फाइल को जब अपन ट्रांसफर करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो ये सब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। हालांकि मैं बीच बीच में सही कर देता हूँ उनको, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की, ए बी सी डी। तो फिर डिटर्मिनेंट ए को कैसे लिखेंगे अपन, ये जो रेक्टेंगुलर डब्बे ऐसे बनाते थे, ए बी सी डी, अब अपन उस रेक्टेंगुलर डब्बों को सीधी लाइंस में, एक तरीके से वो मॉडुलस वाली लाइंस होती थी वैसे शो करेंगे, ए बी सी। तो ये है डिटर्मिनेंट ए, देखो ये तो है डिटर्मिनेंट ए, और ये है मैट्रिक्स है। अगर डंडे ऐसे हो जाएं, इसकी जो ब्रैकेट्स हैं वो ऐसे हो जाएं, तो ये मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे, और अगर ये डंडे सीधे हो जाएं, मॉडुलस टाइप में हो जाएं, तो वो डिटर्मिनेंट को डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अगर ए मैट्रिक्स ये है तो डिटर्मिनेंट ए को ऐसे लिखेंगे, या फिर डीईटी ऑफ ए को ऐसे लिखेंगे। इसको थोड़ा मैं क्लियर लिख देता हूं, देखो। फॉर एग्जाम्पल, if A is a matrix of order 2x2 ABCD, then we can write इसको भी क्लियर लिख देते हैं, if A equal to a matrix A B C D, then डिटर्मिनेंट ए, सॉरी, जो कॉमनली यूज होने वाला तरीका है वो पहले लिख देता हूं मैं, देन कॉमनली यूज होने वाला तरीका है ये वाला।
अनकॉमनली यूज होने वाला तरीका तो ये है, डिटर्मिनेंट है, और जो कॉमनली यूज होने वाला तरीका है वो ये है। इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ। इसको हम कैसे डिनोट कराएंगे, ए बी सी, करो नोट। हेलो, हो गया बेटा नोट डाउन? ये एक एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, है ना? ठीक है, समझ गए ना बेटा यहाँ तक? मान लो मेरे पास एक कोई बी मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट्स हैं 3 5 3 -5 6 2। तो मैं डिटर्मिनेंट बी को कैसे लिखूंगा, डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू, फिर इसके एलिमेंट्स को कैसे लिखूंगा इस डिटर्मिनेंट के, 3 -5 6 2। ये अभी इस पोजीशन में इसको मैं मैट्रिक्स नहीं पढ़ूंगा, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि ये मैट्रिक्स है, नहीं, ये डिटर्मिनेंट है। ये एक सिंगल वैल्यू है, हालांकि दिख अभी 4 में रही है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक सिंगल वैल्यू निकल के आएगी। तो मैं इसको पढ़ूंगा कि ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट बी को हम कैसे पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 -5 6 एंड 2। क्लियर है यहां तक सबको? अब अपन देखते हैं कि निकालते कैसे हैं। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ, हाँ बोलो बेटा। सर हमेशा स्क्वायर ही क्यों लेते हैं? क्योंकि अभी हम जैसे इसका तरीका देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकालने का, और फिर वही तरीका आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में लगाने की कोशिश करेंगे तो वो टेक्निक वहां पे अप्लाई होगी नहीं। और उसके अलावा कोई भी मैथमेटिशियन ऐसी कोई टेक्निक डेवलप नहीं कर पाया जिससे अपन एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट कर पाए, इसीलिए वो टेक्निक नहीं डेवलप हो पाई। इसलिए आज तक तो यही है कि डिटर्मिनेंट इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, और तो इसका इस चीज का और कोई जवाब नहीं हो सकता। और स्क्वायर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को एक सिंगल नंबर से डिनोट कराने की टेक्निक डेवलप हो पाई, देयरफॉर उसका डिटर्मिनेंट डिफाइन हो गया। ठीक है, Yes, सर sir. जो सिंगल एलिमेंट होगा वो वही होगा ना जो उस मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेटिव होगा। नो 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 नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जनरली तो उसका होता ही नहीं है, इत्तेफाक से उसका निकल जाए, बाकी जनरली वो एलिमेंट उसका वो जो नंबर होता है उसके एलिमेंट्स में से नहीं होता है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि सर मॉनिटर तो क्लास का ही होगा ना, 12 का थोड़ा ना होगा, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। इधर एक सिंगल नंबर मिलेगा जो कि है ना उस मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट्स के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, जनरली नहीं होता है। जनरली कोई तीसरा ही कोई चौथा अलग कोई नंबर होता है। ठीक है तनीषा, एनी अदर डाउट? नो सर। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, हमको ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3 यही हमारे कोर्स में है। तीनों आज के आज कवर कर लेंगे। देखो हम बहुत ईजी है, पहले ऑर्डर 1 का निकालना सीखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 का मतलब है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑर्डर 1 की। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 1 की कैसे होगी बेटा, 1 बाय 1 की होगी। और 1 बाय 1 में कितने एलिमेंट्स होंगे अंदर बेटा, बोलो? 1. 1। तो आप खुद सोचो, एक क्लास में एक ही बच्चा पढ़ता है तो वही मॉनिटर बनेगा नहीं बनेगा? हाँ जी, कुछ कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं ना भैया, एक ही जना है। अभी मान लो आपके घर में आप अकेले ही हो, या किसी के घर में वो अकेला ही आदमी है, उस घर से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो उसी से करेगा ना कोई भी। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट ए है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 1 है, तो डिटर्मिनेंट ए ही होगा, बात खत्म। जो अंदर वाला बंदा बैठा है वही डिटर्मिनेंट होगा। यानी कि अगर मैंने लिखा ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स जिसके अंदर 2 नाम का एलिमेंट रहता है, तो डिटर्मिनेंट ए भी 2 ही होगा। तो काफी इजी है ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट निकालना, बोलो? Yes, sir. ठीक है ना, कुछ है ही नहीं इसमें, तो बच्चों वाली बात है कि अगर पहले तो ऑर्डर 1 बाय 1 का आएगा क्यों, ऑर्डर 1 बाय 1 का डायरेक्टली तो आएगा ही नहीं, ये केवल नॉलेज के लिए है। अब ऑर्डर 1 बाय 1 का काम जरूर आएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन हम 3 बाय 3 के करेंगे या 2 बाय 2 के करेंगे तो बीच में काम आ जाए 1 बाय 1 का। तो इसलिए नॉलेज वाइज ही इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर 1 बाय 1 का डिटर्मिनेंट वही एलिमेंट होता है। बाकी डायरेक्टली नहीं पूछेगा ऑर्डर 1 बाय 1 का डिटर्मिनेंट बताओ, पूछेगा किसका, 2 बाय 2 का पूछेगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली 3 बाय 3 का पूछेगा। जो 6 मार्कर क्वेश्चन अगर इसमें आता है तो वो 3 बाय 3 में बनेगा। क्लियर? चले आगे, अब ऑर्डर 2 ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 लिखो भैया,
अब यहां से असली चीज शुरू होती है। अब तक तो केवल इंट्रोडक्शन ही चल रहा था, असली चीज अब यहां से शुरू होती है। ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? करो हेडिंग डालो, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। लेट ए इक्वल टू, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की, 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस तरीके से डिनोट कराते हैं, सब जानते हैं, A12 ओ A11 12 का A11 A12 A21 A2 बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिख रही है। तो डिटरमिनेंट क्या होगा? देखो भैया, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा था, आपको याद हो तो क्लास 10th में सीखा था, ऐसे ऐसे Yes, ऐसे, sir. बस दैट्स इट, वो का वही काम करना है। A11 वाले एलिमेंट को A22 वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस साइन लगाओ, और A21 वाले एलिमेंट को A12 वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर होगा सिंगल नंबर, दैट इज डिटरमिनेंट A। कर लो, ये पिक्चर ड्रॉ कर लो, उससे पता चल जाएगा। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करो। ऊपर स्क्रॉल करें, एक मिनट। हो गया? आज की क्लास में केवल हम यही सीखेंगे कि डिटरमिनेंट निकालते कैसे, दैट्स इट। बाकी सारी चीजें फिर कल देख। एंड आपकी मैथ्स की क्लास अभी भी क्लियर नहीं है कि 8:10 पे खत्म होती है कि 8:20 पे? someone is saying 8:10 and someone other student is saying 8:20। सर जनरली तो 40 मिनट्स की होती है, 7:30 पे स्टार्ट होती है और 8:10 पे खत्म हो जाती है। अच्छा ठीक है। और कौन सा चैप्टर चल रहा है? ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, मतलब वो हमसे पीछे है ना बेसिकली, यस सर। सीक्वेंस में ही चल रहे हैं ना, ऐसा तो ना कि पहले कोई और चैप्टर करवा दिया उन्होंने। नो सर, सीक्वेंस ही है। ठीक है, हाँ जी। तो A11 इंटू A22, लो फिर से लिख देता हूं, समझ में कुछ नहीं आ रहा हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, गलती मत करिएगा। A11 मल्टीप्लाइड बाय A22, बीच में माइनस का साइन, फिर A21 वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो A12। कुछ ऐसा ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करते थे जब हम क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे। और अभी तो चलो आप लोग तो मुझसे पढ़े नहीं हो, अभी जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं 10th में उनको मैं बताता रहता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम जनरली वहां पे कम यूज करते थे, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन यूज करते थे। उनको बताता रहता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही आगे काम आएगा, और अभी आगे और काम आएगा, इस चैप्टर के अलावा भी काम आएगा, वो टेक्निक काम आएगी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली टेक्निक होती है। क्लियर है यहाँ तक? सर ये थर्ड वाले एरो का क्या मतलब है, A22 से A21 तक? इसका मतलब है, देखो जो ऐसे वाले एरोज हैं इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना, और जो सीधी एरो है इसका मतलब है, सीधी एरो ऐसे जा रही है, इसका मतलब है माइनस करना। ठीक है, अब देखो A11 टेढ़ी एरो जा रही है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई, A22 सीधी एरो जा रही है, दैट मीन्स माइनस, A21 टेढ़ी एरो जा रही है, मल्टीप्लाई, A12 क्लियर? यस सर। भाई A11 से A22 मल्टीप्लाई किया, फिर सीधा इससे मिलूंगा मैं, अगला किससे मिलूंगा मैं? इससे, और इसके बीच में साइन रहेगा माइनस का, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब माइनस, टेढ़ी लाइन का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस करूंगा और फिर माइनस क्या करूंगा? इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहां तक? तो चलें अब 3/3, सबसे मेन मुद्दा। चलिए भाई आ जाइए, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3, ऑर्डर 3 लिख दीजिए क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, 3/3 3 भी लिख देंगे तो एक ही बात है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, वी नो। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब मेन टॉपिक शुरू हो रहा है भाई चैप्टर का,
3x3 की मैट्रिक्स का हम कैसे डिटर्मिनेंट निकालें। तो पहले तो ये मैट्रिक्स ड्रॉ कर लो सब लोग। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स की, वो यही है। हो गई। लेट A is equals to this by be a square matrix of order 3, और ऑर्डर 3 नहीं है, ये मिस्टेक है, ऑफ कर देना इसको, ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, देन वी कैन फाइंड, सुनो क्या कह रहा है, वी कैन फाइंड डिटर्मिनेंट A by expanding along any one row or column of the square matrix A। इतना नोट करो फिर समझते हैं ये क्या कह रहा है। then we can find determinant A we can find determinant A by expanding along। तो अपने को एक्सपेंड करना पड़ेगा या तो किसी पर्टिकुलर रो के अलोंग या फिर किसी पर्टिकुलर कॉलम के अलोंग, और हम कितने भी रो और कितने भी कॉलम के अलोंग उसको एक्सपेंड कर लें वो हमारी इच्छा है। डिटर्मिनेंट हर रो और हर कॉलम से सेम आएगा, कहीं से भी एक्सपेंड करके देख सकते हैं। जनरली हम रो 1 से एक्सपेंड करते हैं, वो जनरल टेंडेंसी है कि हम जनरली उसी से चलते हैं, लेकिन हम चेंज भी कर सकते हैं चाहे तो। इतना नोट डाउन कर लिया क्या? एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर जो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए जो हम ऑपरेशन लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तो वही क्यों चूज किया, उसी से वही क्यों डिटरमाइन करती है वही वैल्यू? देखो, क्योंकि देखो डिटर्मिनेंट के अंदर जो हम रोज लिखते हैं, हमने अभी एक चीज देखी थी, एक पिछले चैप्टर में एक क्वेश्चन आया था आपको याद हो तो, उसमें हमने एक तरीके से सेल प्राइस को और उसको मल्टीप्लाई किया था ना। सेल प्राइस मार्केट 1 मार्केट 2 था, याद है आपको? मार्केट 1 मार्केट 2 था। तो वहां पे हमने एक चीज एनालाइज करी कि जो डिटर्मिनेंट की जो रोज होती हैं ये और कुछ नहीं, ये एक इक्वेशंस होती हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, और इसकी वैल्यू मैंने समथिंग दे रखी है, तो दैट मीन्स ये 2x है और ये 3y है, ये 4x है और ये 5y है। अब आप याद करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जब ये चीज आती थी तो हम यूं करते थे मेथड में, जब लीनियर इक्वेशंस में ये चीज आती थी। यस सर। तो बस उसी से ये चीज डेवलप हुई कि जब आप यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट्स को ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर्स निकाल रहे हैं तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो। एक्चुअली ये अगर इस मैट्रिक्स को मैं इक्वेशन में चेंज कर दूं तो ये उसके कोएफिशिएंट्स ही तो हैं इन इक्वेशंस के, और क्या हैं ये देखने का नजरिया है बस। उसको हमने भाई सपोज करो एक चीज समझो, मैंने आपको कहा 2x + 3y + 6z, मैंने दूसरी इक्वेशन दी 6z नहीं, चलो 2/2 में ही चलने दो, 2x + 3y, मैंने कहा 3x + 4y इक्वल टू मैंने इसको दे दिया 7 इक्वल टू मैंने इसको दे दिया 10। ठीक है, इन इक्वेशंस को क्या आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो? बोलो। यस सर। लिख के बताओ, ऐसे ही तो लिखोगे 2 3 3 4 xy इक्वल टू 7 10। यस सर। 2/2 2/2 2/1 नहीं 1/2 सॉरी, नहीं 2/2, और ये क्या है, 2 रोज है ना यहाँ पे 2/1, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2/1 आएगा। आ रहा है ना 2/1? तो देखो यस। अगर मेरे को इन दोनों को प्रोडक्ट करना है तो बताओ प्रियांशी क्या करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और उसके आंसर को यहाँ लिखोगे, यस और नो? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, 2 × x 2x + 3 × y 3y इक्वल टू 7। चेक करो
फॉर्म। जो आपने इक्वेशन फॉर्म में Yes, लिखा वो यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में जस्टिफाई हो रहा है? यस सर। इधर आ जाओ। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो 3 इंटू एक्स 3x, 4 इंटू वाई 4y एड किया इक्वल टू 10। यहाँ पे भी जस्टिफाई हो रहा है प्रियांशी? यस सर। तो अब अगर मुझे इस इक्वेशंस को सॉल्व करना होता, अगर मुझे इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ ऐसे लगता। यस सर। तो फिर जब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है तो ऐसे ही तो लगेगा, हाँ या ना? यस सर। तो मैट्रिक्स कोई नई चीज नहीं है। मैट्रिक्स इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उनके कोएफिशिएंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है और कुछ नहीं होता है, अगर अपन दूसरे नजरिए से मैट्रिक्स को देखें तो। ठीक है, तो मतलब इसीलिए सर एक्स और वाई, हाँ हाँ बोलो एक्स क्या और कह रहे वाई की जो वैल्यूज आ रही है वो ही हाँ। डिटर्मिनेंट्स है हो? मैट्रिक्स। एक्स और वाई की भी देखो दो वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट की सिंगल वैल्यू आएगी, क्योंकि हम देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आप याद करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तो हम 3 केस बनाते थे, इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, इसलिए मेरे को 2 वैल्यूज मिलती थी। ठीक है, अब मैं केवल 2 ही चीज को कंसीडर कर रहा हूँ ना, इसको तो कंसीडर कर ही नहीं रहा हूँ भाई, 2/2 में मैं इसको कंसीडर कर ही नहीं रहा हूँ, तो उससे सिंगल वैल्यू मिलेगी। उस इक्वेशन को सॉल्व करने से डबल वैल्यू इसलिए मिलती थी क्योंकि मैं तीनों को कंसीडर करता था, 2x को 3y को एंड 7 को भी करता था, तो 3 से 2 वैल्यू मिलती थी। यहाँ पे मैं 2 एंड 3 दो को कंसीडर कर रहा हूँ तो सिंगल वैल्यू मिलेगी, क्योंकि मुझे सिंगल वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा। अगर उसको कंसीडर करोगे तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी, फिर आपको तीसरी इक्वेशन भी चाहिए, 3/3 पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो एक तरीके से आप जो कह रहे हो वो सही है कि जो हम एक्स और वाई की वैल्यूज की तरफ जाते हैं, एक तरीके से मैट्रिक्स के केस में हम डिटर्मिनेंट्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, यस सर। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। इतनी डेप्थ में वैसे हमको इस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, ऐसा आपको कहीं भी बुक में भी नहीं दिखा हुआ, सीधी टेक्निक बताई हुई है और वही बताई जाती है 12th लेवल पे। फिर हम ये तो क्या हो गया, वो रिसर्च वाला तरीका हो गया कि फिर हम रिसर्च में जाते हैं, तो वो फिर हमारे फर्दर जब आप BSc MSc करोगे, इंजीनियरिंग या कुछ करोगे, तो वहाँ पे आपको डिटेल में समझा दी जाएगी, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता हमारे पास और वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो ऑर्डर 3, तो मैंने क्या लिखा सुनो, वी कैन फाइंड डिटर्मिनेंट ए बाय एक्सपेंड। अब अपने को एक्सपेंड करना पड़ेगा उस मैट्रिक्स को, वो जो ऊपर 3/3 की मैट्रिक्स है, इसको मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा। उसको एक्सपेंड करने के मेरे पास 1 2 3 4 5 6 तरीके हैं, 6 वेज हैं। कितने वेज हैं? 6 वेज। 3 तो रोज से एंड 3 कॉलम से। और मैंने क्या कहा, मैं किसी भी एक रो को पकड़ के या किसी भी एक कॉलम को पकड़ के इसको एक्सपेंड कर दूंगा और मेरे को डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। और ताजुब की बात यह है, चाहे से मैं रो 1 को पकड़ूं, चाहे से रो 2 को पकड़ूं, चाहे से रो 3 को पकड़ूं, डिटर्मिनेंट सेम मिलेगा। या फिर रो को छोड़ो, चाहे से आप कॉलम 1 को पकड़ो, कॉलम 2 को पकड़ो एंड कॉलम 3 को पकड़ो, उससे भी डिटर्मिनेंट सेम आएगा। तो हमको किसको पकड़ना चाहिए? हमको उसको पकड़ना चाहिए जिस रो या जिस कॉलम में छोटे नंबर्स हो या मैक्सिमम जीरोज या वंस हो। मैक्सिमम जीरोज या वंस हो, क्योंकि 0 एंड 1 से मल्टीप्लाई करना ऐड करना आसान होता है, तो कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। या फिर छोटे नंबर हो, मान लो 0 1 नहीं मिले, मान लो इधर तो है 1 2 3, इधर है 573 672, तो ये बड़े नंबर को ना लेके हम छोटे नंबर्स वाले रो को पकड़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर है? अब एक्चुअली निकालते कैसे हैं उसकी बात करेंगे। ये तो हमने सीखा कि एक रो या एक कॉलम को पकड़ के हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अब कैसे पकड़ें और कैसे आगे चलें वो की आगे की बात है। यहां तक नोट डाउन कर लिया? यस सर। बढ़ते हैं आगे। इन जनरल मतलब आमतौर पर वी शुड सेलेक्ट दैट रो और कॉलम, वही बात जो मैंने अभी कही, फॉर एक्सपेंशन विच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरोज हों। जनरली हमको जीरोज और वंस भी कह सकते हो, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है ना? वन से मल्टीप्लाई करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो जीरोज और वंस वाली रो या कॉलम को हमको सेलेक्ट करना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन। इन जनरल वी शुड सेलेक्ट दैट रो और कॉलम फॉर एक्सपेंशन
which contains the maximum number of zeros. क्लियर है? यहां तक लिख लिया? अब अपन टेक्निक पे आ रहे हैं। अब अपन रो 1 से एक्सपेंड करके देखेंगे कि एक्चुअली कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो 6 टेक्निक होंगी ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि 3 रो हैं 3 कॉलम है। मैं आपको केवल एक टेक्निक बताऊंगा, बाकी 5 टेक्निक आपको अपने आप करनी है, क्योंकि सेम वैसे ही होंगी। आपको नोट्स में कंप्लीट करना है उसको, क्योंकि फिर टाइम ज्यादा लग जाता है। इतना नोट डाउन कर लिया क्या? यस सर। चलिए, तो रिमेनिंग टाइम इज अप्रोक्सीमेट 1 मिनट फॉर द मीटिंग। तो एक काम करते हैं, मीटिंग लीव करके वापस आओ, अगली मीटिंग में अपन स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशन अलोंग रो 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टार्ट एक्सपेंशन अलोंग रो 1। अब अपन एक्चुअली 3x3 मैट्रिक्स की कैसे हम डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को पकड़ के। सपोज करो मैंने रो 1 को पकड़ लिया, अब एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 हाउ वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट है। तो एक फॉर्मूला बनता है, देखो ध्यान से, पहले मैं आपको मैट्रिक्स में समझा देता हूँ, तो फिर ये चीज जो है, ये चीज फिर हलवा लगेगी आपको। मैट्रिक्स में समझो, देखो दिस 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 एंड दिस दिस दिस, ये हमारे 3x3 की मैट्रिक्स है। आपने पकड़ लिया कि सर, डिटर्मिनेंट वाला साइन लगा देता हूँ क्योंकि डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो। आपने पकड़ लिया सर मुझे तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है कोई बात नहीं। रो 1 का पहला एलिमेंट पकड़ो, रो 1 का पहला एलिमेंट पकड़ो। अब ये एलिमेंट कहाँ कहाँ आ रहा है, किस किस में आ रहा है? रो 1 में आ रहा है एंड कॉलम 1 में आ रहा है। तो रो 1 एंड कॉलम 1 को भूल जाओ। रो 1 एंड कॉलम 1 को भूलते ही एक 2x2 की मैट्रिक्स बन गई, यस और नो? रो 1 एंड कॉलम 1 को भूलते ही एक 2x2 की मैट्रिक्स बन गई, बोलो। यस सर। अब इस 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? दिस दिस दिस, जो हमने पहले सीखा अभी इससे पहले, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया, मतलब दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसका जो आंसर आया इसको इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, A11 से, इसको इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया पॉइंट, मतलब स्टेप नंबर 1। टोटल 3 स्टेप्स होंगे। स्टेप नंबर 2, पहले केवल इधर ध्यान ही मत दो, केवल मैट्रिक्स पे ध्यान दो। अब आ जाओ सेकेंड एलिमेंट पे। सेकेंड एलिमेंट ये है, क्योंकि रो 1 पे चल रहे हैं तो रो 1 के 3 एलिमेंट्स लेंगे हम। अब ये एलिमेंट कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो इस रो में और इस कॉलम में, तो इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ। अब जो एलिमेंट्स बच गए वापस वो 2x2 की मैट्रिक्स बनाते हैं, ये 2x2 की मैट्रिक्स बनाते हैं वापस, यस और नो? बोलो। यस सर। वापस से वही काम करना है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, और जो डिटर्मिनेंट आया, जो वैल्यू आई, उसको इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 2 एलिमेंट का काम हो गया। तीसरे एलिमेंट एंड फाइनल एलिमेंट पे चलेंगे। तो फाइनल एलिमेंट ये है, इससे ये रो और ये कॉलम हो गया कैंसिल आउट, वापस एक 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। इसमें भी हम वही काम करेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसका जो आंसर आया इसको मैं इससे मल्टीप्लाइड करूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी। 3 वैल्यूज में से आखिरी और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो लेनी है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव का मतलब जो आंसर आया एक्चुअली वही आंसर लिख देना है। लेकिन जो बीच वाली की वैल्यू आई थी उसको एग्जैक्टली माइनस यानी एग्जैक्टली नेगेटिव कर देना है। देखो पहले वाले को 1 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले को भी 1 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बीच वाले को -1 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? यानी कि जो बीच वाला आंसर आया था उसका एग्जैक्टली नेगेटिव कर देना है। मान लो बीच वाले का आंसर 5 आया था तो आपको एग्जैक्टली -5 कर देना है, -5 आया तो एग्जैक्टली +5 कर देना है। लेकिन इन दोनों की वैल्यूज को छेड़ना नहीं है, उनको 1 से मल्टीप्लाई करना है और इन सब का सम कर दो, दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स। आखिर में हम इन सब का सम कर देंगे तो वही हमारी डिटर्मिनेंट हो जाएगी। बताओ फर्स्ट इंप्रेशन में क्या क्या क्वेरीज है माइंड में? या बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो वो बात बताओ, तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। बोलो राजा। यस सर, आया है समझ। देखो
A11, A12, A13। कोशिश करो थोड़ा सा इन्वॉल्व होने की कोशिश करो, बिकॉज थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास में क्या है, थोड़ी सी दिक्कत रहती है इन चीजों की, दैट आई एग्री, पर अब मजबूरी है, करना पड़ेगा कॉप अप। जब सारी चीजें करी हैं तो ये भी हो ही जाएगा। 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 A31, A32, A33। पहले एलिमेंट को पकड़ा क्योंकि मैं रो 1 के अलोंग जा रहा हूं, तो रो 1 का पहला एलिमेंट पकड़ा, ये A11 पकड़ लिया। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि पॉजिटिव ही रखना इसको, और पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना, ये और ये तो कैंसिल हुआ, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। ये एक 2x2 का मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है, इस 2x2 के डिटर्मिनेंट का स्ट्रक्चर है। इसको इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना A11 से, और फिर उसको पॉजिटिव ही रखना है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरीके से ऐसे मान लो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस सेकेंड एलिमेंट की तरफ जब अब हम चले, A12 की तरफ जब अपन चले, ये A12 इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको नेगेटिव करना होता है एग्जैक्टली, इसलिए पहले इसको -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और आगे इसको हटा के जो डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर बचा 2x2 का, वो A21, A23, A31 एंड A33 का बचा। तो A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A22, ये 2x2 की डिटर्मिनेंट का स्ट्रक्चर, इसको मल्टीप्लाई किया जिस एलिमेंट को मैंने उठाया था, और उसका फिर नेगेटिव किया क्योंकि बीच वाले को नेगेटिव करना था। चलते हैं आगे, लास्ट एलिमेंट है A13। A13 उठाया तो इसको और इसको भूल जाओ, अब बात करेंगे इसकी। तो 2x2 का A13 पहले तो लिख दो एज इट इज, और इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करो क्योंकि पॉजिटिव ही रखना है। 2x2 के मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर बना उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, 2132 माइनस 3122 A31 A2, उसको इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो और फिर 1 से मल्टीप्लाई करो। अभी क्लियर है क्या यहाँ तक? अच्छा, रो 1 से जैसे मैं रो 2 में आऊंगा तो कुछ चीजें बदल जाएंगी, और रो 3 में और फिर कॉलम 1 कुछ चीजें बदलेंगी। अब आप कहोगे सर इतनी सारी चीजें कैसे याद रखें, तो आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताई जाएगी जिससे आपको अगर रो 1 का याद है तो बाकी का भी याद हो जाएगा। और वैसे आपको कहा किसने कि आप रो 2 रो 3 से करो, आप तो हमेशा रो 1 से भी चल सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, किसी भी रो से एक्सपेंड करके फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। बोलो गर्ल्स। सर ये जो मल्टीप्लिकेशन है A22 A33, ये तो कम्यूटेटिव भी हो जाएगा ना? हाँ, ये तो कम्यूटेटिव हो जाएगा ना बेटा, वो है ना प्रोडक्ट है ये तो, मतलब एक नंबर है और एक ये नंबर है, दोनों नंबर्स हैं, ये कोई मैट्रिक्स तो है नहीं, कम्यूटेटिव भी हो जाएगा। आप इधर का इधर लिख सकते हो, लेकिन जानबूझ के मैंने इसको मैट्रिक्स के ऑर्डर में रखा है, जैसे 22 इंटू 33 माइनस 32 इंटू 2। ठीक है, बाकी आप इसको इधर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल ऑफ दीज आर नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स हैं, तो नंबर्स पे जो प्रॉपर्टीज लगती है कम्यूटेटिव वगैरह की, सब इस पे अप्लाई होगी। ठीक है, लेकिन ये मत कर देना भाई, इनका प्रोडक्ट इधर और इनका प्रोडक्ट इधर मत कर देना, क्योंकि बीच में माइनस साइन है, तो जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता नंबर्स के बीच में, है ना? क्लियर है? यस सर। अब बात करते हैं एक्सपेंशन अलोंग रो 2। इतना नोट डाउन हो गया? इतना नोट डाउन हो गया क्या? नो सर, थोड़ा सा बाकी है। प्लीज थोड़ा सा जल्दी करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फटाफट से एक एग्जाम्पल भी कर लें, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के फिर चीज अधूरी रह जाती है ना, ताकि कल हम जैसे क्लास में एंटर हों तो हम बिल्कुल परफेक्ट हों कि हाँ डिटरमिनेंट निकालना आता है, एक्सरसाइज कर सकें स्टार्ट। हो गया? हो गया यस बेटा? हाँ, एक्सपेंशन अलोंग रो 2 पे चलते हैं। अब रो 2 पे एक्सपेंड कर रहा हूँ, वापस से मैं आपको पहले मैट्रिक्स में सिखाता हूँ ये चीज, दिस 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 दिस, करना तो वही है, तो थोड़ा सा मैं इसको से दिखा देता हूँ क्लियर पेज पे। देखो, A11 A12 A13, समझना चीज को ध्यान से, A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब मैं रो 2 से एक्सपैंड करना चाहता हूँ,
तो रो 2 के तीनों एलिमेंट्स से मैं एक एक करके स्टार्ट करूंगा, फिर आखिरी में तीनों को जोड़ दूंगा। ठीक है, तो रो 2 का पहला एलिमेंट है A21। तो A21 किस रो और किस कॉलम में आ रहा है उसको तो भूल जाओ, बच्चे 2x2 के वही 4 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, तो A21 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13। अब A21 को मैं -1 से करूंगा, इस चीज को समझना जरूरी है, लेकिन अभी नहीं समझाऊंगा, एक बार ये खत्म करूं फिर समझाता हूँ। इस बार मैंने पहले एलिमेंट को माइनस से किया है, पिछली बार क्या किया था सुनो, पिछली बार इसको +1 से किया था, इसको -1 से किया था और इसको +1 से किया था। अब की बार पहले एलिमेंट को -1 से कर रहा हूं, ठीक है, प्लस, अभी आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों किया मैंने, प्लस। चलते हैं सेकेंड एलिमेंट की तरफ। तो सेकेंड एलिमेंट है A22, वही रो एंड कॉलम उड़ाओ, A22, और A22 को अब +1 से करेंगे क्योंकि ये हमेशा अल्टरनेट चलता है, -1 1 -1 1 -1 इस तरीके से चलता है, 1 -1 1 -1 1 -1। देखो A11 को 1 से किया था, A12 को -1 से किया था, A13 को 1 से किया था, तो A21 का नंबर अब क्या है, -1 का, फिर A22 का नंबर +1 का, A23 का -1 का, +1 का, -1 का, +1 का। अब आप कहोगे सर ऐसे पूरे खोल खोल के एक 1 2 3 4 ऐसे चल के देखना पड़ेगा क्या, तो अभी वापस एक टेक्निक और ऐसी बता दूंगा जिसमें वापस चल के भी नहीं देखना पड़ेगा, पर यहाँ तक ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि ये अल्टरनेट चलते हैं, अगर पहला वाला -1 है तो अब +1 होगा और उससे अगला -1 होगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलो चलते हैं, डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2/2 का, वही 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे, A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13 प्लस, अब -1 होगा क्योंकि अल्टरनेट चलते हैं, अगला नंबर है तीसरे लास्ट एलिमेंट का, लास्ट एलिमेंट है मेरा A23, हटाओ रो एंड कॉलम, ये एग्जाम में आपको इसे हटाना नहीं है, ये केवल आपको मन में सोचना है कि ये रो और ये कॉलम गई, बचा क्या, A11 इंटू A32, A23 एलिमेंट लिख लो पहले यहाँ पे, हाँ बचा क्या, A11 इंटू A32 माइनस माइनस A31 इंटू A12। इस पूरी चीज का जो आंसर होगा दैट इज डिटर्मिनेंट है, और आपने रो 1 से किया था उससे भी सेम आएगा, रो 2 से भी किया है उससे भी सेम आएगा। इज दैट क्लियर? बोलो क्लियर है? अब इसको नोट डाउन कर लो बस जल्दी से 2 मिनट में। एक्सपेंशन अलोंग रो 2 का फॉर्मूला बन गया ये, देखो अब की बार शुरुआत -1 से करी है, फिर 1 फिर -1। अब रो 1 और रो 2 मैंने कर दिया, तो रो 3 का फॉर्मूला आप खुद बनाओगे, बोलो बना सकते हो? माइनस कौन सा होगा फिर? आप ये देखो ना खत्म कहाँ पे किया है आपने, वो चलो एक लास्ट में एक टेक्निक तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन आप अगर अल्टरनेट भी चलो तो 1 -1 1 फिर इधर -1 1 माइनस, तो -1 पे खत्म किया तो अब अगला क्या आएगा, 1 फिर -1 फिर 1। ठीक है, इंटू A31 इंटू A32 इंटू A33, और फिर ये वाली चीज तो कर ही दोगे वैसे भी, 2/2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट रो कॉलम को काट के बना सकते हो रो 3 का फॉर्मूला। पर सर ये जो 1 और -1 लगा रहे हैं ये एक बस एक फॉर्मूला का पार्ट है या फिर इसका कोई लॉजिक भी है पीछे? देखो फॉर्मूला का पार्ट है, वैसे तो ये फॉर्मूला का पार्ट है, उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे भाई ये क्यों लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक टेक्निक जरूर बता दूंगा भाई, जैसे अभी राजा ने कहा कि सर अब क्या 1 लिखेंगे क्या, तो वो तो आपको चलो यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि ये -1 है तो अगला 1 आएगा, लेकिन एग्जाम में सपोज करो मैं सीधे रो 3 से स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे क्या पता रो 2 किस पे खत्म हुआ था, -1 पे खत्म हुआ था या 1 पे, तो एक डायरेक्ट टेक्निक होनी चाहिए, चलो मैं बता ही देता हूँ, इतना ही बता दिया तो अब बता ही देता हूँ, सुनो भाई डायरेक्ट टेक्निक, A11 A12 A13, अब सारे राज खुल जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद कोई राज नहीं बचा रहेगा। हम क्या क्या करेंगे, सी
सीक्वेंस करें। अगर सम इन है तब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और सम ऑड है तब अपन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 + 1 क्या होता है 2, 1 + 2 क्या होता है 3, 1 + 3 क्या होता है 4। समझ आया? यस सर। 1 मिनट रुको बेटा। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, देखो समझ में आया। 2 1 2 + 1 का सम क्या है 3, 2 + 2 का सम क्या है 4, 2 + 3 का सम क्या है 5, 3 + 1 का सम 4, 3 + 2 का सम 5, 3 + 3 का 6। देखो इवन है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। ये क्या है? ये है इवन, ये है ऑड, ये है इवन, अगेन ऑड। वो तो इवन ऑड का सीक्वेंस चल रहा है, आप देख रहे हो। ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया। ठीक है, तो जहां जहां इवन है वहां वहां 1 रहेगा, जहां जहां ऑड है वहां -1 रहेगा। याद हुआ क्या? यस सर। ठीक है, अब सपोज करो आपने उठाया A31, अभी जैसे राजा ने उठाया A31। अब A31 किससे मल्टीप्लाई होगा? जल्दी से करो। 3 + 1 क्या होता है 4, 4 क्या होता है इवन, इवन के केस में 1 से मल्टीप्लाई होगा। आपने उठाया A32, 3 + 2 क्या होता है 5, 5 क्या होता है ऑड, ऑड के केस में -1 से मल्टीप्लाई होगा। लास्ट A33 उठाया, A33 क्या होता है 3 + 3 क्या होता है 6, 6 क्या है इवन, आपने 1 से मल्टीप्लाई करा। अब समझ गए? ठीक है, यस सर। ठीक है ना। तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 3 का फॉर्मूला खुद बनाओ। अब एक बार कॉलम 1 कॉलम 2 से कर लेते हैं और फिर सीधे चलते हैं एग्जांपल पे। कॉलम 1 और कॉलम 2 में भी सेम टू सेम वही काम करना है, कोई भी रत्ती पर भी फर्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि सर मैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 1 से एक्सपेंड करूंगा। तो कॉलम 1 में क्या पहला एलिमेंट क्या होता है A11, दूसरा एलिमेंट क्या होता है कॉलम 1 का 2 1 और 3 1। तो इन 3 एलिमेंट से आप एक्सपेंड करोगे। A11 में क्या करोगे 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 + 1 2 होता है। A21 में -1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 + 1 3 होता है। और A31 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 3 + 1 4 होता है। आगे वो का वही काम करना है, इसको और इसको काटो, बचा क्या A22 × A33 -A32 × A23। इधर भी काटो ये बचेगा, इधर भी काटो ये बचेगा, और इससे भी वही आंसर आएगा जो पहले रो 1 और रो 2 से आया, और फिर कॉलम 2। तो जल्दी से आप ये केवल नोट डाउन कर लो और हम फटाफट अब आंसर वो एग्जाम्पल करने वाले हैं। जल्दी से नोट डाउन करो। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 नोट डाउन करो, फिर बचेगा रो 3 एंड कॉलम 3। तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना। रो 3 एंड कॉलम 3 आपको अपने आप घर पे बैठ के करना है, फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, फॉर्मूला कोई सा भी लगाओ। थोड़ा स्पीडली करो। हो गया बेटा यहाँ तक कॉलम 1 का? कॉलम 1 कंप्लीटेड। Yes, sir. आइए कॉलम 2 पे, एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 2।
हो गया बच्चों? कंप्लीटेड? यस सर। सर हो गया। ठीक है, कॉलम 3 एंड रो 3 के लिए आप स्पेस छोड़ दो, क्योंकि 6 तरीके से हम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। 4 तरीके मैंने यहाँ कर दिए, बाकी आपको निकालना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो जल्दी से, और फिर हम सीधे चलते हैं एग्जाम्पल पे। क्या नोट है, पढ़ो। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, दोनों सेम ऑर्डर की अगर स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, और ए की वैल्यू के इंटू बी है, यानी ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को, नहीं, बी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके अगर मैं ए ला सकता हूं, ठीक है, तो फिर ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू को उस के की पावर एन, जो भी ऑर्डर लिया है आपने, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों जगह सेम वैल्यू आएगी। एक बार के लिए इसको लिख लो, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। हो सकता है अभी पूरा ढंग से ना समझ में आए, और फॉर द सेक ऑफ नोट्स एक बार लिख तो लो, फिर हम इस पे बात करेंगे कल। अभी तो हम एक फटाफट एक डिटर्मिनेंट का एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। इफ, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलो। सर डिटर्मिनेंट्स में ऑर्डर नहीं लिखते क्या साइड में? डिटर्मिनेंट में ऑर्डर लिखो तो ठीक है, नहीं तो इतना ज्यादा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि क्या है पता है, 3 ही ऑर्डर होते हैं, 3 में से मैक्सिमम तीसरा ही फॉलो होता है 3/3 का मैक्सिमम क्वेश्चंस में, तो वो अंडरस्टूड हो जाता है एक तरीके से। क्वेश्चंस करते करते वो ट्रेंड में आ गया कि यहाँ 3/3 होगा, तो लिख, वैसे ऐसा नहीं है कि आप लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, पर जनरली हम फॉलो नहीं करते उस ट्रेंड को, मतलब कल्चर में नहीं है उसको लिखना, ठीक है, ना भी लिखोगे तो चलेगा। एनी अदर डाउट? ऑफ ऑर्डर एन एंड क्या लिखा था हमने, ए, मैट्रिक्स ए की वैल्यू सम के मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी आ रही है फॉर सम कांस्टेंट के, देन जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आएगी वो डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू को के की पावर एन से मल्टीप्लाई करके आएगी। भाई ये भी एक सिंगल नंबर होगा, ये भी एक सिंगल नंबर होगा। ये नंबर कैसे आएगा, इस नंबर को वो जो के था उसकी पावर वो लगाओ जो आपका ऑर्डर है, अगर 1/1 का ऑर्डर है तो 1 लगाओ, 2/2 का ऑर्डर है 2 लगाओ, और उसको से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी। ये कई बार ये प्रॉपर्टी को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी कई बार किसी क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए भी आ जाती है। देन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट बी। चलो आ जाए क्वेश्चन पे, हो गया नोट डाउन? तो अभी सर ये तक के की पावर एन का मतलब वापस समझा दो, आपकी आवाज कट गई थी। के तो बेटा वही कांस्टेंट होगा, के तो वही कांस्टेंट होगा जो यहाँ होगा, और एन वो होगा जिस जिस ऑर्डर की आपने स्क्वायर मैट्रिक्स ली है। ऑर्डर 1 की लिए, ऑर्डर 2 के लिए, ऑर्डर 3 के लिए, 3 ही ऑर्डर चलते हैं हमारे डिटरमिनेंट में, तो या तो के की पावर 1 लगेगी, या 2 लगेगी, या 3 लगेगी। जिस भी ऑर्डर के लिए वो एन आ जाएगा सेम टू सेम ऊपर। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ज्यादा ना। इसके क्वेश्चंस हैं हमारी एक्सरसाइज में, के की पावर एन क्लियर कर देता हूँ इनटू डिटरमिनेंट भी। चलते हैं आगे। अब आगे की जो चीजें हैं उसको हम बाद में ही देखेंगे, पहले अब हमको एक क्वेश्चन करना इमरजेंसी, ऐसे मान लो एक क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या है दिमाग में सबको खिचड़ी बन जाएगी कि क्या हो रहा है, समझ नहीं आएगा। तो एक एग्जाम्पल करना है यहाँ पे, इस पॉइंट पे इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर योर नॉलेज। तो चलते हैं सीधे के सीधे हम एक्सरसाइज 1 पे। एग्जाम्पल जब लेना ये तो उसी का ही ले लेते हैं, ये वही सारी चीजें हैं जो हमने सीखी। एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करो, देखो।
द क्वेश्चन इज evaluate the determinants in exercise 1 and exercises 1 and 2, यानी क्वेश्चन नंबर 1 and 2 में आपको डिटर्मिनेंट निकालना, 3 क्वेश्चन है ना। तो देखो पहले का कैसे निकालते हैं, 2 4, ये 2/2 है। देखो 1/1 तो पूछेगा ही नहीं, मैंने क्या कहा 1/1 क्यों पूछेगा, जब वो जैसे मान लो मैंने कहा डिटर्मिनेंट 2 क्या होगा तो आप 2 ही बोलोगे आंसर, तो वो पूछेगा नहीं। हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते बीच में कभी ये चीज आ सकती है कि डिटर्मिनेंट 2 आ गया, तो हमको ध्यान होना चाहिए कि ये 2 ही रहेगा, ठीक है ना। 2/2 का डायरेक्ट पूछ सकता है, 3/3 का तो पूछता ही है, जैसे नीचे पूछ रहा है यहाँ पूछ रहा है। चलो देखते हैं, तो हम लिखेंगे हेयर द गिवन डिटर्मिनेंट इज, ए से डिनोट करा दो, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो ए से डिनोट करा दो, इज डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, क्या गिवन है 2 4 -5 -1। ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन। देखो इसमें भी ये कहीं पर भी ऑर्डर नहीं लिख रहा है, तो मैंने क्या कहा वो जनरल ट्रेंड में नहीं है ऑर्डर लिखना, क्योंकि जनरली 2/2 एंड 3/3 चलता है, ज्यादा चलता ही नहीं। ठीक है, इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू निकालो, बोलो कैसे करोगे, 2 × -1, बीच में माइनस साइन, और फिर -5 × 4। बोलो बेटा कोई भी दिक्कत हो तो, 2 × -1, 2 × -1, बीच में माइनस साइन लगाना मत भूलना, क्योंकि इधर से इधर आएंगे तो माइनस होगा, और -5 × 4, -5 × 4। इसको सॉल्व कर लो, दिस इज योर आंसर। 2 × -1 -2, -5 × 4 -20, it will give me -2 -+ 20 which will be 18। देखो तनीषा 18 वहां पे कहीं भी नहीं है, ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ, ये कोई अलग ही नंबर है। तो मैंने क्या कहा, डिटर्मिनेंट 99% केस में तो उनमें से होता ही नहीं है, कभी कभार तुक्के से वो उनमें से कोई नंबर मिल जाता है, बाकी उनमें से नहीं होगा। सो 18 योर आंसर। 18 वो नंबर है जो इन चारों को रिप्रेजेंट करता है मैट्रिक्स फॉर्म में। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 18, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो काफी इजी है अभी तक, तो कोई डाउट हो तो पूछ लो। बोलो एनी डाउट। एनी डाउट। सर जो डिटर्मिनेंट है ये 0 भी तो आ सकता है ना। बिल्कुल आ सकता है, जीरो, एनी रियल नंबर और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था ना, जीरो क्या नेगेटिव भी आ सकता है, और जीरो नेगेटिव तो छोड़ो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है, ठीक है ना। इसको ऐसे मत मानना कि ये मॉडुलस है, और मॉडुलस है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, नहीं, ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। एनी अदर डाउट। नो सर। ठीक है, चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट में करवा देता हूँ, और बाकी आपको करना है, सेकंड वाला आप अपने आप करना फिर, है ना। हेयर द गिवन डिटर्मिनेंट इज, और फिर सीधे चलते हैं फटाफट से, एक 3/3 का करते हैं ना इस क्वेश्चन के बाद। डिटर्मिनेंट ए लिख देते हैं उसको, क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा, अगेन ये हो गया साइन थीटा एंड cos थीटा। बोलो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोलो बोलो। cos थीटा cos थीटा, आगे इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा, क्रॉस में जाएंगे, ब्रैकेट में पैक करेंगे इनको, बीच में माइनस साइन लगाएंगे, अगला ब्रैकेट खोलेंगे, आगे माइनस सॉरी साइन थीटा साइन थीटा इंटू ऊपर वाला एलिमेंट क्या माइनस है, साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। क्लियर, चलो इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाता है cos स्क्वायर थीटा माइनस वो हो जाता है माइनस Yes. साइन स्क्वायर थीटा। अगली स्टेप में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी बिल्कुल हम बेसिक एलिमेंट्री लेवल पे कर रहे हैं, तो इसलिए मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ। जब अपन थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो फिर मैं सीधे इसका आंसर सीधे मैं डायरेक्ट इस स्टेप पे लेके आऊंगा, डायरेक्ट भी करेंगे हम, है ना, क्योंकि अभी हम स्टार्ट ही किया है हमने, इसलिए मैं बिल्कुल एक एक स्टेप जैसे बच्चों को कराते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, इस तरीके से करवा रहा हूँ। एंड व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एवरीवन नोस क्या होता है, 1 1 आंसर। तो इजी है यहाँ तक तो,
बोलो क्लियर है? Yes, sir. चलो क्विकली मूव टू ए 3x3 मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट हमको निकालना है। देख लेते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का, और फिर कल से हम इस एक्सरसाइज को बिल्कुल सीक्वेंस में और इसके पहलू भी देखेंगे, आसपास की चीजें भी देखेंगे, और कॉम्प्लिकेशंस या और सेट ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो बनते हैं इसमें ना। अभी तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, केवल डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। हियर द गिवन डिटरमिनेंट इज, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन पकड़ लो जिसमें 3x3 का डिटरमिनेंट उसने पूछा हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ही पकड़ लो, ठीक है। अब 5th के फर्स्ट में देखो, हमको रो 2 से एक्सपेंड करने में ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि उसमें ये 0 0 आ गए 2 बार। समझ में आया? बोलो बच्चों, समझ आया? क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट में कौन से रो या कौन सी कॉलम से एक्सपेंड करने में फायदा है? रो 2, क्योंकि मैक्सिमम जीरोस इसी में आ रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ 4th क्वेश्चन में अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, क्योंकि निकालना ही पड़ेगा आगे, तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए कौन सी रो या कौन सी कॉलम से एक्सपेंड करने में फायदा है? Third. फर्स्ट कॉलम। या तो आप फर्स्ट कॉलम से चलो, 2 0 आ रहे हैं, सेकेंड कॉलम में भी 2 0 आ रहे हैं, या फिर आप रो से चलना चाहो तो थर्ड रो से चलो, उसमें 2 0 किसी से भी चलोगे, है ना। तो ये डिसीजन लेना होता है ऑन द स्पॉट। तो इसीलिए अभी अपन क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में पहला ही क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं रो 1 से करना आपको सिखा रहा हूँ। डायरेक्टली रो 2 से सिखाऊंगा तो वो फिर अगली स्टेज पे आ गए हम सीधे ही। तो इनिशियल स्टेज पे हम 5th का सेकंड करेंगे। 5th का सेकंड नोट डाउन करो, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, फिर कल से हम इसी एक्सरसाइज को ढंग से देखेंगे। 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1। ठीक है, चलो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 ही लिख देते हैं। लिखना पड़ेगा आपको, आप कौन सी रो से या किससे भी आप उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन डिटरमिनेंट निकालने का ही है, अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, बीच में कहीं जरूरत पड़ रही है तो ना भी लिखो चलेगा, लेकिन अगर सीधे सीधे डिटरमिनेंट निकलवा रहा है तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 लिख लो, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 we get डिटरमिनेंट A इक्वल टू, चलो भाई R1 का पहला एलिमेंट है 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब क्या करते करते याद ही हो जाता है, क्योंकि 1 1 है भाई, इसकी पोजीशन क्या है 1 1, 1 और 1 का सम 2 और 2 इवन, इवन है तो 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे मल्टीप्लाइड बाय, बोलो 3 वाला लिया है मैंने तो 3 की कॉलम काटो, 3 को रो काटो, क्या बचा 1 × 1। ठीक है, 1 × 1 माइनस 3 × -2 3 × -2। कोई डाउट यहाँ तक? पहले एलिमेंट में कोई डाउट? नो सर। चलते हैं सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट है -4, प्लस लगा देना यहाँ पे क्योंकि सबको ऐड करना है हमको। अब सेकेंड एलिमेंट के लिए 1 की जगह -1 होगा, क्योंकि अल्टरनेट सीरीज में वो चलता है, और सेकेंड एलिमेंट खुद भी -4 है, तो -1 × -4। इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, क्या बचा 1 × 1। हमेशा लेफ्ट से राइट चलना, देखो इधर भी लेफ्ट से राइट चले थे, इधर भी लेफ्ट से राइट, हमेशा लेफ्ट से राइट चलना आप, है ना। 1 × 1 माइनस 2 × -2 एंड लास्ट एलिमेंट पे चलते हैं प्लस। अब इसमें 1 आया, इसमें -1 आया, तो इसमें 1 आने वाला है, और -4 की जगह अब क्या आ गया यहाँ पे 5, 5 लिखो। और 5 को काटो और देखो क्या बचा, ये 5 को काटा, 5 को काटा, बोलो क्या बनेगी अब सिमेट्री, बोल के बताओ। 1 × 3 -2 1 × 3 -2 तो सीख गए आप। 1 × 3
माइनस 2 इंटू। अब क्या सॉल्व कर लो, 1 3 जा 3 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 1 1 जा 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 6। आगे चलते हैं, प्लस -1 इंटू -4 हो जाएगा 4। अंदर चलते हैं, 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 2 जा 4 और लास्ट में प्लस 5 1 जा 5 1 3 जा 3 -2। ठीक है, इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1 21 25 41 एंड 5 46। पीछे से मैच करो आंसर, 46 आ रहा है क्या? Yes, sir. 46 आ रहा है ना? ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? तो अब आपको देखो एक स्पेशल चीज बताता हूँ, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन और फास्ट सोचने की इसको। यहाँ तो कोई डाउट हो तो पहले बताओ आपकी तरफ से। नो डाउट? नो सर। ठीक है, देखो बेटा, अब अपन क्या बार बार इस ट्रेडिशनल तरीके से थोड़ा चलेंगे, जैसे जैसे अपन क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे ऐसे बार बार थोड़ा लिखेंगे 1 इंटू 3, फिर इधर लिखूंगा -1 इंटू -4, फिर इधर लिखूंगा 1 इंटू 5। बेसिकली क्या हो रहा है, ये 3 हो रहा है, ये 4 हो रहा है, ये 5 हो रहा है। तो 3 एंड 5 का साइन चेंज नहीं हो रहा है और -4 का साइन चेंज होकर 4 हो रहा है। तो आगे से अपन सिंपली करेंगे, 3 को एज इट इज, -4 दूसरे एलिमेंट का साइन चेंज करके लिखेंगे और तीसरे का विदाउट साइन चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, और किसका साइन चेंज होगा तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4, केवल इन एलिमेंट्स का साइन चेंज होगा, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हो गए उसमें सब में आपको इवन मिलेगा। देखो 1 1 2 2 2 4, यहाँ पे नहीं ये भी है, एक मिनट रुको, नहीं ये भी नहीं है, 3 1 4 3 3 6 2 2 4। तो केवल ये 4 एलिमेंट्स ही होते हैं 3x3 के मैट्रिक्स में जिनका सम ऑड आता है, क्योंकि ये 2 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये 3 2 होता है और ये 2 3 होता है। तो इन्हीं के तो साइन चेंज होते हैं, यही तो वो नंबर्स हैं जो -1 से मल्टीप्लाई होते हैं, बाकी ये सब +1 से मल्टीप्लाई होते हैं। तो बस ये आपको एक तरीके से ये पैटर्न याद रखो, इस पैटर्न के नंबर्स हमेशा किससे होंगे, इन पैटर्न, इस पैटर्न के नंबर का हमेशा क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होके और फिर बाकी की चीजें चलेंगी। क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे तो इतना अपन घुमा फिरा के नहीं, डिटर्मिनेंट तो विद इन 10 सेकेंड्स सॉल्व करना है, विद इन 10 सेकेंड्स। कैसे हम फटाफट कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियल लेवल पे मैं आपको सब कुछ एक एक चीज खोल के दिखा रहा हूँ, लेकिन क्या होगा, स्पीड पकड़ने के लिए हमको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल चलो एक डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, देखो मैं फटाफट देखो किसका निकालूं, इसका मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ। देखो रो 1 से एक्सपेंड करेंगे, 1 की जगह 1 ही रहेगा, -9 माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी -9 + 12 यानी 3 3 1 जा 3। ठीक है, 1 का साइन चेंज हो गया तो माइनस लगा दिया, देखो मैंने वैसे ही साइन माइनस लगा दिया और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। चलो ये रो गए, ये कॉलम गई है ना, ये गई ये गई। 2 इंटू -9 -18 माइनस माइनस प्लस 15 -18 + 15 -3, ये माइनस ऑलरेडी है, +3 हो गया। अब आगे इसका साइन चेंज नहीं करना है, नहीं करना है, और 2 से फिर मल्टीप्लाई भी करना है। 4 2 जा 8, 8 - 5 3, 3 2 जा 6, 0 आंसर। समझ में आया? तो इस स्पीड से विद इन 10 सेकेंड 15 सेकेंड हमको 3x3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। जिसमें मैक्सिमम जीरोज होते हैं उस रो को लेने का फायदा सुनो, क्यों कह रहा हूं मैं मैक्सिमम जीरोज वाली रो को पकड़ो। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इसमें अगर मैं ये वाली रो पकड़ लूं तो बेटा केवल इसी को सॉल्व करना है, इसको और इसको सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 बन जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 बन जाएगा। सोचो आप, अगर इसके अंदर मेरा ये एलिमेंट 0 होता, मेरा ये एलिमेंट 0 होता तो ये पूरी चीज ही 0 हो गई ना, या ये एलिमेंट मेरा 0 होता है पूरी चीज 0 हो गई। तो 0 वाले एलिमेंट्स को उठाने का फायदा ये है कि उसको सॉल्व करना ही नहीं है, केवल जो एक एलिमेंट बच। तो समझ में आ गया होगा बेटा 0 वाले एलिमेंट्स वाली रो को उठाने का फायदा। अभी जैसे मैं रो 2 को उठाऊं
तो मेरे को इन दोनों का सोचना ही नहीं है, केवल और केवल इस एलिमेंट को सॉल्व करना है। अब ये एलिमेंट का साइन चेंज होता है मुझे पता है, तो -1 का 1 हो गया। इस एलिमेंट को सॉल्व करो बस। 3 × -5 -15 -3 × -1 -3 यानी +3 यानी कि -12 आंसर। इस वाले और इस वाले एलिमेंट को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जितना आज सिखाया सबको सब क्लियर है? बोलो गर्ल्स। बताओ, तनीषा क्लियर है? यस सर। प्रगति, Yes, sir. जानशी यस सर। एंड मनीष, Yes, sir. कनिष्का यस सर। एंड राजा। Yes, sir. ठीक है, सब कुछ क्लियर है तो आज का होमवर्क मार्क करो। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का सेकंड का ये सेकंड क्वेश्चन जो छूट गया, ये होमवर्क 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 5th में सेकंड मैंने करवा दिया, फर्स्ट भी करीब करीब करवा दिया, इसको फेयर करना है एक तो, और 5th का बचा हुआ जो भी है, मतलब 5th क्वेश्चन तक पूरा करके आना है। क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th, यानी क्वेश्चन नंबर 1st, क्वेश्चन नंबर 2nd एंड क्वेश्चन नंबर 5th, ये 3 क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट है, आपको फेयर करने जो भी इसका बच गया। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 6th भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6th भी ये वाला। ठीक है, फिर बाकी के क्वेश्चंस कल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 5th एंड 6th मेरी तरफ से कंप्लीट है। इनका जो भी बच गया आपको फेयर वर्क में आज के आज ही कंप्लीट करना है। कोई डाउट हो तो कल आते पूछनी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और एनी कंफ्यूजन? सर ये डिटर्मिनेंट्स का यूज कहाँ आता है? डिटर्मिनेंट्स का यूज अभी आगे बताऊंगा ना, पहले डिटर्मिनेंट निकालना तो सीखो, अभी आगे आएगा, सब कुछ आएगा। ठीक है ना? एंजाइटी रखो अपने अंदर, क्यूरियोसिटी रखो कि क्या होगा आगे, सस्पेंस रखो, थोड़ा सा बनाए रखो, तभी पिक्चर देखने का मजा आएगा। पहले अगर अपन ट्रेलर बता देंगे, वो सॉरी कंक्लूजन बता देंगे, एंड बता देंगे, तो फिर मूवी देखने का मजा नहीं आएगा ना। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चलो, तो दैट इज इनफ फॉर टुडे। होमवर्क टाइम पे कर लेना, एक्सरसाइज को हम कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग।